बच्चे को नहीं समझ आएगा। हाँ, सरकार उसके हाथ में व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर वो जो परंपरागत मेरे बैकवर्ड क्लासेस के SC ST के OBC के बच्चे हैं उनको बर्बाद करने का एक रास्ता इस शिक्षा नीति में तय कर दिया गया है। 30 IAS ऑफिसर जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उनकी कोई एजुकेशन का नहीं पता, उनको पिछले दरवाजे से सरकार ने अपने भाई भतीजे बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs, अडानी अंबानी गोयंका सिंघानिया बजाज मित्तल की कंपनियों के में काम करने वाले डायरेक्टर और CEOs को पीछे के दरवाजे से हमारे ऊपर IAS बनाकर थोप दिया। हमारे माचिस भी आप खरीदेंगे 15 पैसे इनडायरेक्ट वे में सरकार के खजाने में जाते हैं। उसी पैसे से 22 लाख करोड़ रुपए का ऋण पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है। एक किसान अगर 20,000 का ऋण ले लेता है, उसका ट्रैक्टर उठा कर ले जाएंगे, उसकी खेती जमीन। ये मोबाइल जो हम कुछ समय पहले तक बच्चों से छीन के छुपाते थे 1-1.5 साल पहले, अब हमें कहा जा रहा है खरीद के बच्चों को मोबाइल दो, और मोबाइल में बच्चा पढ़ पा रहा है। बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर भी ये सामने आई है बात कि केवल 100 में से 20 बच्चे ही समझ पाते हैं। हमारे सलीम भाई, हमारे बहन नीलम बोध जी और एडवोकेट साहब और हमारे किशन भाई जी, सहरावत जी और मेरी प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज जिस चौराहे पर, दोराहे पर हमारा समाज खड़ा है, एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। ऐसा नहीं है जो दिख रहा है उससे भी बदतर स्थिति है। क्यों? आपको हमेशा ये बताया, समझाया, दिखाया जाता है कि आप इसी लायक हैं, आप पढ़ाई नहीं करे, आपने ठीक से बच्चों को शिक्षा नहीं दी, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। इस सारे सिस्टम में अगर आज सबसे भयंकर चीज पैदा की जा रही है तो वो ये है कि लोगों को ही गुनहगार साबित कर दिया जाए। क्या लोग गुनहगार हैं? मेरे बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी भाई ने बेटी की बात करी तो मुझे भी याद आ गया, डॉक्टरेट किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है थ्रू आउट, लेकिन क्या उसके लिए नौकरी है? नहीं है। वो रिसर्च साइंटिस्ट है, मेडिसिन में रिसर्च करती है, डेंगू चिकनगुनिया पे डॉक्टरेट करके। सरकार नौकरी दे रही है? नहीं दे रही है। रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि 1% और 99%, दो वर्गों में ये बटा हुआ समाज। 1% ने हमारी, एक मान लीजिए घर में 100 रुपए आमदनी है, 100 रुपए में से 99 रुपए एक व्यक्ति यूज कर रहा है, उसका प्रयोग एक व्यक्ति कर रहा है। इस देश की व्यवस्था बता रही हूँ। 99 लोग 1 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। उनमें कुछ हमारे जैसे भी हैं जिन्हें 4 पैसे फालतू मिल जाते हैं, उनमें से कुछ एडवोकेट साहब जैसे भी हैं जो अपना पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, और जो सबसे निचले लेवल पर बैठे हैं उनसे थोड़ा ऊपर आप लोग भी हैं। एक वो भी हैं जो सड़क पर पड़े हैं। जानते हैं 28 करोड़ लोगों को अगले टाइम के खाने का भी उपलब्ध नहीं है। 135 करोड़ जनता में से 28 करोड़ लोग भूख से मरते हैं। ये विश्व के आंकड़े बता रहे हैं। और जानते हैं देश, वो जो 1% लोग हैं, इस कोरोना पीरियड में उनकी संपदा 500 गुना बढ़ गई है। अगर उनके पास 1 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट करा तो वो 500 रुपए लूट रहे हैं उसके बदले में। आपको और हमें ये बताया, समझाया जाता है नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, सब कुछ कोरोना ने खा लिया। कोरोना ने नहीं खाया, कोरोना भी इनकी साजिश है। कोरोना बीमारी हो सकती है, लेकिन वो जो ड्रामा खड़ा किया है लोगों को बर्बाद करने के लिए, और उससे पहले भी बर्बाद अर्थव्यवस्था हो चुकी थी, वो तो उसके सर भांडा फोड़ दिया कि चलो अब इसके बहाने से लोग चुप हो जाएंगे, मुंह पे कपड़ा बांध देंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, आपस में वार्तालाप नहीं करेंगे, दुख दर्द नहीं बांटेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। 2 साल से हमारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। ये मोबाइल जो हम कुछ समय पहले तक बच्चों से छीन के छुपाते थे 1-1.5 साल पहले, अब हमें कहा जा रहा है खरीद के बच्चों को मोबाइल दो, और मोबाइल में बच्चा पढ़ पा रहा है। बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध हैं,
वहां पर भी ये सामने आई है बात कि केवल 100 में से 20 बच्चे ही समझ पाते हैं मोबाइल से पढ़ाई हुई पढ़ाई को। क्या आप जैसे हमारे जैसे परिवारों के बच्चे, खास करके ये लोग जो रोज दिहाड़ी करके पैसा कमाते हैं, क्या 20,000 का फोन और 500 रुपए का डेटा जो 15 दिन भी नहीं चलता है, क्या वो बच्चे को उपलब्ध करा पाएंगे? और क्या ये व्यवस्था जहां पर हमारे बच्चों के लिए खाना मिड डे मील स्कूलों में दिया जाता था, जो व्यवस्था के तहत हमारे बच्चे कम से कम एक समाज का हिस्सा बनते थे, उस पर भी ब्लॉक लगा दिया गया है। तो साथियों, अभी बहुत सारी बातें आपके सामने हमारे इन विद्वत भाई बंधुओं ने, बहनों ने रखी हैं, बहन ने भी, लेकिन उन सबको दोहराने की बजाय मैं कुछ ऐसे मुद्दे, क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल, 25 साल प्रिंसिपल और 15 साल केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग के बाद जो मेरा अनुभव है वो ये बताता है कि शिक्षा को जितना ज्यादा कमजोर वर्ग से दूर करने की साजिश यह व्यवस्था रच रही है, उतना किसी और चीज के लिए नहीं कर रही है। सबसे बड़ी साजिश अगर कहीं पर है तो वो यही है। नई शिक्षा नीति के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, हमने उसे पढ़ा है। 650 पेज का ड्राफ्ट, 650 पेज का ड्राफ्ट लिखकर 15 दिन के लिए कहा कि भाई ये लोग पढ़ लें और बता दें सही है कि गलत है। गलत ही गलत था उसमें, सब कुछ प्राइवेट हाथों में। और जिस अंधविश्वास और परंपरा की और जिस गंदगी की बात अभी यहाँ खोलकर मेरे भाई बहनों ने रखी, उस शिक्षा के माध्यम से उसी को प्रचारित प्रसारित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। साथियों, मेरी बहनों और मेरे बच्चों, नई शिक्षा नीति में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये कहा जा रहा है कि शिक्षा जो है वो धार्मिक संस्थाएं देंगी। धार्मिक संस्थाएं शिक्षा अगर देंगी, गुरुकुल, मकतब, मदरसे और ये हमारे जो चर्चों के स्कूल हैं, इन्हीं में शिक्षा अगर होगी तो सरकार क्यों टैक्स ले रही है? क्यों टैक्स दिए जा रहे हैं हम लोग लगातार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? एक माचिस भी आप खरीदेंगे 15 पैसे इनडायरेक्ट वे में सरकार के खजाने में जाते हैं। उसी पैसे से 22 लाख करोड़ रुपए का ऋण पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है। एक किसान अगर 20,000 का ऋण ले लेता है, उसका ट्रैक्टर उठा कर ले जाएंगे, उसकी खेती जमीन जब्त कर लेंगे। अगर कोई मोपेड लेने के लिए या कोई छोटा मोटा कोई धंधा करने के लिए कोई ऋण लेता है, बैंक उसके सामने नोटिस चस्पा कर देगा कि ये डिफॉल्टर है, इसका कुर्की करो, इसको सील कर दो इसके काम को। लेकिन उनको जब वो पैसा नहीं लौटाते हैं, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 1 लाख करोड़ जब वो नहीं लौटाते हैं, उनको प्यार से पुचकारा जाता है। उन्हें कहा जाता है बेचारों के पास पैसे नहीं है, कहां से दे, इसलिए माफ कर देता है बैंक। उन बैंकों में किसका पैसा था जो ऋण के रूप में गया? वो आपका पसीना था। ये बात आपसे छुपाई जाएगी हमेशा। आपकी मेहनत का एक गरीब मजदूर, किसान, महिला, युवा, छात्र, हर कोई पसीना बहा रहा है। हम लोग जो कहने को टीचर है, प्रिंसिपल है, एडवोकेट है, ये है आपके इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हम सब भी मजदूरी करके पसीना बहाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन वो जो 1% तबका है, जानते हैं, एक दिन की कमाई, 1 घंटे की कमाई, दिन की तो छोड़िए, 90 से 100 करोड़ रुपए है मुकेश अंबानी की 1 घंटे की कमाई। 100 करोड़ रुपए कल्पना कर सकते हो आप? 8 मतलब 1 मिनट का हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का खर्चा जो जिन लोगों से घिरा रहता है, 8,500 रुपए है 1 मिनट का खर्चा। बाकी सिक्योरिटी छोड़ दीजिए, वो जितने एसपीजी उसके पास खड़े हैं। कहने का अर्थ ये है, पसीने की कमाई आपकी और हमारी। माफ किसको दिया जा रहा है? माफ किसका किया जा रहा है? उन लोगों का जिन्होंने इस देश की 99% संपदा पर कब्जा किया हुआ है। ये रहस्य कोई नहीं बताएगा। मेरे बच्चे 10-10 साल से आईएएस के लिए कोचिंग ले रहे हैं, क्लर्क भर्ती होने की कोचिंग ले रहे हैं, वो इंजीनियर बनने की कोचिंग ले रहे हैं, डॉक्टर बनने की कोचिंग ले रहे हैं। और हो क्या रहा है? 30 आईएएस ऑफिसर जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उनकी कोई एजुकेशन का नहीं पता, उनको पिछले दरवाजे से सरकार ने अपने भाई भतीजे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज
अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल की कंपनियों में काम करने वाले डायरेक्टर और सीईओज को पीछे के दरवाजे से हमारे ऊपर आईएएस बनाकर थोप दिया। हमारे वो बच्चे जो 10-10 साल से 10-10 साल लग जाते हैं कोचिंग लेकर एक एग्जाम को पास करने में, और उसके बदले धोखा क्या है कि तुम बैठे रहो, तुम बन जाना चपरासी, तुम बन जाना बेशक आत्महत्या कर लेना जब तुम्हारे माँ बाप कहें कि कमा क्यों नहीं रहे इतना पैसा खर्चा, या तुम नशेड़ी बन जाना, या तुम क्रिमिनल बन के कहीं डाका डाल के जेल में जाकर मर जाना। लेकिन यहाँ पर राज करेंगे वो जिनके हाथ में पूंजी के संसाधन है। पूंजी के संसाधनों पर कब्जा जिसका है वही आपका धर्म तय करेगा, वही आपकी शिक्षा तय करेगा, वही आपकी राजनीति तय करेगा, और वही आपके जीवन की दिशा तय करेगा कि आप भूखे सोएंगे या बादाम खाएंगे। आप भूखे सोएंगे क्योंकि आप उस 99% में से सबसे निचले तबके में आते हैं, और बादाम की रोटी या काजू की रोटी वो खाएंगे जो 1% में आते हैं। 90,000 रुपए की खुम्बी की सब्जी हमारे प्रधानमंत्री जी खाते हैं। कहने का अर्थ है ये एक सिस्टम चल रहा है। सरकारी जो नौकरियां थी, सरकारी जो हमारे इतने लंबे संघर्ष के बाद हमने जो बनाए थे उसको बेच कर रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, हमारी सारी संस्थाएं बेच दी। हमारी शिक्षा पर और हमारी खेती पर जो अब डाका डाला जा रहा है, उसके लिए जो संघर्ष खड़ा किया जा रहा है साथियों, उस संघर्ष को समझने की जरूरत है। और शिक्षा की एक ऐसी नीति जिसमें अगर ये 10 साल ये नीति चालू रही, एक भी गरीब का बच्चा कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ मुख्य पॉइंट मैं उस शिक्षा नीति के बता रही हूं आपको। ये लिखा गया है इस नई शिक्षा नीति में कि जब बच्चा 3 साल का होगा, अभी तो 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है ना, वो कह रहे 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, और स्कूल नहीं जाएगा उसके लिए आंगनबाड़ी सेंटर्स में नर्सरी, केजी, अपर केजी, पहली और दूसरी, ये 5 साल बिताने की एक कंडीशन नई शिक्षा नीति में बना दी है। अब समझिए, दूसरी क्लास तक क्या आपका बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़कर कुछ सीख पाता है? नर्सरी, केजी, पहली, दूसरी, मतलब नर्सरी, केजी, अपर केजी, पहली और दूसरी, वो 5 साल बच्चे को आंगनबाड़ी में बिताने हैं। एक सीधी सीधी बात है, आंगनबाड़ी में आप जिसकी जेब में भी पैसा, भी जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने कहा या हमारे बहन और भाइयों ने कहा, जिसकी जेब में एक पैसा भी है वो खाना नहीं खाएगा, वो अपना और सारे कपड़े लत्ते नहीं खरीदेगा, वो सोचेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूं। मतलब क्या हुआ कि सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये नीति लागू करी है कि गरीब से गरीब आदमी भी आंगनबाड़ी में भेजने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहां तो चने और भूगड़े खिला खिला के बच्चों को भगा दिया जाएगा। पढ़ाने की तो बात ही छोड़िए। फिर आदमी जगह जगह ढूंढेगा कि सस्ते से सस्ता कोई प्राइवेट स्कूल मिल जाए। दूसरा जो कदम है, तीसरी, चौथी और 5वीं वो प्राइवेट, इसमें सरकारी स्कूलों में प्राइमरी में भेजने की व्यवस्था करेंगे। एक तरफ प्राइमरी और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को टीचर अपॉइंट नहीं किया जा रहा। 12 लाख पोस्ट खाली पड़ी है, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। 12 लाख पद खाली पड़े हैं। दिल्ली में ही 20,000 पद खाली पड़े हैं। सरकार कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर रही, उल्टा ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो थे उनको भी भगा दिया। जो गेस्ट टीचर थे उनको कहा कि तुम जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टीचर जो है वो 500-500 बच्चों को, 600-600 बच्चों को पढ़ा लेगा, और नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं। तो तीसरी, चौथी, 5वीं नाम मात्र के लिए स्कूल रहेंगे। 6ठी क्लास में दूसरा स्टेप देखिए कितना भयंकर है। 6ठी क्लास से बच्चों के हाथ में व्यावसायिक शिक्षा थमा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब समझते हैं? अगर कोई कुम्हार का बच्चा है तो उसे बर्तन बनाना सिखाया जाएगा। अगर कोई मोची है तो उसको चमड़े का काम सिखाया जाएगा। अगर कोई मैकेनिक है तो उसके हाथ में पेचकस पकड़ा दिया जाएगा। मतलब बच्चे का शिक्षा का अधिकार छीनने की इतनी सुंदर साजिश की गई है, समझ नहीं आ रही हमारे पढ़े लिखे भाई बंधुओं को भी। वो जो मनुवाद की बात बहन ने करी, बिल्कुल मनुवाद पर आधारित ये शिक्षा पद्धति लागू की जा रही है नई शिक्षा नीति के नाम पर। 12वीं तक तो बच्चों को समझ नहीं आता कि उसे कौन सा व्यवसाय करना है। BA तक तो बच्चे समझ नहीं पाते कि वो क्या करें और क्या ना करें।
उसे क्या छठी में समझ आ जाएगा कि उसे कुम्हार बनना है या जूते बनाने हैं या उसे मैकेनिक बनना है या उसे कारपेंटर बनना है? कैसे बच्चा पता लगाएगा? बच्चे को नहीं समझ आएगा। हाँ, सरकार उसके हाथ में व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर वो जो परंपरागत मेरे बैकवर्ड क्लासेस के SC ST के OBC के बच्चे हैं उनको बर्बाद करने का एक रास्ता इस शिक्षा नीति में तय कर दिया गया है। अब नई शिक्षा नीति में कल्पना कीजिए, बेटियों को जानते हैं क्या सिखाया जाएगा? जो भाई ने अभी कहा कि पत्नी कह रही है चूल्हा चौका संभाले। हमारे जमाने में भी यही कहा जाता था कि रोटी तो पकानी है, चूल्हा चौका करना है, लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है? लड़के पढ़े, लड़कियां तो पराया धन है, लड़कियां तो दूसरे के घर बसाएंगी, हमें क्या करना है लड़कियों को पढ़ा के? मेरी क्लास में जितनी लड़कियां थी 40 लड़कियों में से हम 1-2 लड़कियां पढ़ी। ये उस जमाने की बात है जब सब कुछ फ्री था। 5 पैसे फीस हमारे गांव के स्कूल में लगती थी। नीम के पेड़ के नीचे ऐसे बैठ के हम पढ़ा करते थे। उस 5 पैसे की फीस में हम प्रिंसिपल बन गए। 95 रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस थी, आज वो फीस 2.5 लाख रुपए है। सरकारी फीस ही 2-2.5 लाख रुपए कॉलेजेस की करते जा रहे हैं। तो बेटियां कहाँ पढ़ेंगी? कितने ही हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते रहे, लेकिन जिस तरह की नीतियां सरकार बना रही है उसमें गरीब, दलित, बेटियां, पिछड़े किसी के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। रिजर्वेशन को धक्के मार दिए। एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि सारी नौकरियां रिजर्वेशन वाले ले गए। मेरी हमेशा लड़ाई रहती है, अरे आंख खोल, अकल के अंधो, आंख के अंधो और अकल के बहरो, तुम समझो, वो मेरे दलित भाई, वो मेरे आदिवासी भाई, वो मेरे गरीब भाई, तुम कॉलेज तक तो उन्हें पहुंचने नहीं दे रहे हो, वो तुम्हारी नौकरियां छीन रहे हैं क्या? स्कूल की पढ़ाई तो पूरी करते करते उन्हें हाथ में झाड़ू लेनी पड़ती है या उन्हें अपना कोई काम करना पड़ता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें गुमराह करने के लिए या तो हिंदू मुसलमान का एजेंडा परोस दिया जाएगा या दलित और स्वर्ण का एजेंडा परोस दिया जाएगा, या तुम्हें बेवकूफ बनाकर अंधविश्वास और जाहिलता में धकेलने का पूरा गौरक्षक बना के तुम्हारे बेटों को मरवाया जाएगा और वो खुद के बच्चे फॉरेन में पढ़ाएंगे। उन 1% के बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे और वो सीधे आकर हमारे ऊपर पैराशूट से उतरकर कंट्रोल करेंगे और वही नीतियां जो अभी तक बनती आई हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, जो दूसरा स्टेप मैंने बताया कि हमारे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा। पहली से लेकर 8वीं तक की लड़ाई हम लड़ रहे थे बहुत पहले से। 2009 में जब पहली बार ये कहा था कि बिना पढ़े 8वीं तक बच्चों को पास कर दिया जाएगा, सबसे ज्यादा विरोध हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। लोगों को समझा नहीं पा रहे हम जब पढ़ते थे पहली क्लास में, अगर पहली का कायदा, पहली की दूसरा पक्का कायदा और पहली की किताब जब तक रीडिंग नहीं सीख लेते थे, कहानी पढ़ना नहीं आ जाता था, लिखना नहीं आ जाता था, चाहे हमें 3 साल पहली में लगते, हमें पास नहीं किया जाता था। आज आपके बच्चों को क्या किया जा रहा है? कोई जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने की, आप पास है ना। एक गादड़ फर्रा हाथ में पकड़ा दिया 8वीं पास और 9वीं में धक्के मार के बाहर। मेरे मतलब संघर्षरत भाइयों को भी ये बात समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं भाई जिसकी पहली पीढ़ी पढ़ रही है उनके लिए तो नो डिटेंशन पॉलिसी, फेल ना करने की नीति बहुत अच्छी है। मेरा इस पर ये उनके साथ एक संघर्ष रहता है कि भाई जिसकी पहली पीढ़ी पढ़ रही है उसके लिए तो पढ़ना लिखना पहले दूसरे वाले लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको तो बहुत अच्छी तरह पढ़ना लिखना आना चाहिए। उसे फेक सर्टिफिकेट देकर तुम उसकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो। बर्बादी का सबब है नो डिटेंशन पॉलिसी। ना पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं, ना टीचर विरोध कर रहे हैं, ना कोई पढ़े लिखे प्रोफेसर तक यूनिवर्सिटी में मेरा इनके साथ झगड़ा होता है इस बात पे। क्यों नहीं विरोध कर रहे हो? क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हो किसान की तरह? क्यों नहीं कह रहे हो हमें नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं चाहिए? 8वीं तक बिना पढ़ाए पास करते हो, 9वीं में कहते हो कि ओपन से कर ले, स्कूल में रिजल्ट खराब नहीं करेंगे हम। ये हो रहा है ना सबके साथ। 9वीं में बाहर फेंक देते हैं, हो गया काम पूरा। उधर जाकर भीखा कटोरा लेकर WTO उसके सामने जो वर्ल्ड बैंक है कि जी हमने इतने करोड़ लोगों को 8वीं पास करा दी। 8वीं पास नहीं कराई, पेपर डिग्रियां बांट दी। अब सोचिए
छठी से बच्चे के हाथ में पेचकस, कुल्हाड़ी या ये वो रंदा पकड़ा देंगे और कहेंगे तू व्यवसायिक शिक्षा सीख, तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ गया सवाल करेगा। एक गरीब की बेटी पढ़ गई, बहन पढ़ गई, भाई पढ़ गए या इनकी बेटियां पढ़ गई, कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया सरकार ने। सरकार को सवालों के कटघरे में हम आज खड़ा कर रहे हैं ना हम पढ़े लिखे लोग। ये बातें जो हम लोगों ने आपको बताई आप तो नहीं जान रहे थे। हम लोग कैसे जाने? क्योंकि हमने संघर्ष किया, हमने इस पूरी व्यवस्था का जायजा लिया, हमने पढ़ा, हमने जाना कि किस तरीके से इस जनता को जाहिल बनाकर, बेवकूफ बनाकर, हिंदू मुसलमान के झगड़ों में उलझाकर, दलित और सुवर्ण की लड़ाई में उलझाकर ये 1% मलाई खाने के लिए प्लान कर रहे हैं। एक महापुरुष ने कहा है कि जनता और शिक्षा, जनता जो है ना वो है बारूद का ढेर और शिक्षा एक चिंगारी है। सत्ताएं कोशिश करती हैं, सरकारें कोशिश करती हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी, चाहे एसपी बीएसपी, चाहे लोक दल, चाहे अकाली दल, चाहे ये क्या ममता बनर्जी, कोई भी सरकार हो, कोई इसमें अलग नहीं है। वो सारी की सारी सत्ता में बैठी सरकारें, लोग उस सत्ता में बैठे लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त किया हुआ युवा और महिलाएं और छात्र बहुत बड़ा खतरा है। वो कहते हैं, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि ये जनता बारूद का ढेर है और शिक्षा एक चिंगारी है। तो शिक्षा को जितना दूर रखेंगे उतना ही हमारे साम्राज्य की सुरक्षा हो सकती है, वरना इसमें आग लगा देगी जनता। वो चिंगारी अगर इनके हाथ में आ गई